हम इस वीडियो में आज हम आपके लेके आ चुके हैं कक्षा 8वीं की गणित। कक्षा 8वीं गणित में हम आपको बताएंगे अध्याय 12। पाठ का नाम क्या है? गुणनखंड। गुणनखंड में हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2025 के लाना बताएं, जो कौन कौन क्वेश्चन इसमें मोस्ट होंगे वही क्वेश्चन आपको पढ़ाए जाएंगे, वही क्वेश्चन हम आपको लगवाएंगे और वही बताएंगे। तो वार्षिक परीक्षा 2025 के लाने मोस्ट क्वेश्चन कौन कौन है इस अध्याय से हम आपको बताएं। पहले तो सबसे पहले अगर आप लोग अध्याय 12 और जो वीडियो देख रहे हो तो पूरा देखने आपको लास्ट तक। इसमें सबसे पहले हम आपको बता दें अध्याय 12 में आपका गुणनखंड पाठ का नाम क्या है? गुणनखंड। तो पहले गुणनखंड जानना चाहिए क्या है। इस वीडियो में हम आपको बेसिक तरीके से समझाने का प्रयास करें और इसको नाम दे देंगे हम आपको पार्ट 1। और पार्ट 1 में हम आपको इसकी बेसिक जानकारी देंगे और फिर पार्ट 2 में आपका इसका स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली से, उदाहरण पूरे लगवाएंगे, जो क्वेश्चन मोस्ट होंगे उनको पूरा लगाया जाएगा। इसमें आपको बताएंगे, हम आपको बेसिक जानकारी देंगे, बेसिक तरीके से बताएंगे, मतलब बेसिक लेंगे पूरी जानकारी। तो बेसिक जानकारी सहित हम आपको बताएंगे, गुणनखंड समझाने का प्रयास जरूर करें। अगर आपको समझ में आए तो कमेंट जरूर करना है, और अगर आप लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना जरूर, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। सब्सक्राइब कर लोगे तो तुम्हारे पास हमारे वीडियो आते ही रहेंगे, ठीक है। हमेशा जब भी हम वीडियो डालेंगे आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। और इसमें सबसे पहले हम आपको बता दें अध्याय 12 में से गुणनखंड है। पाठ का नाम क्या है? गुणनखंड। देख रहे हो जो आप लोग, ये मैं देखो सबसे पहले जो लिखा प्राकृतिक संख्याओं के गुणनखंड। तो गुणनखंड क्या होता है उस तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपका, तो हम भी आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें गुणनखंड पढ़ने, गुणनखंड में अपन बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड पढ़ेंगे। तो पहले तो आप लोग गुणनखंड बस जान लो क्या होता है। देखो गुणनखंड क्या होता है ये जानना जरूरी है। अगर गुणनखंड जान लोगे तो तुम इनसे परिचित अच्छे से हो जाओगे। अगर गुणनखंड नहीं पता तो भैया आपको दिक्कत हो जाएगी। गुणनखंड क्या होता है? ऐसी संख्या जिसको गुणनखंड मतलब ऐसी संख्या जिसको गुणा के रूप में लिख दिया जाता है, उससे बीज संख्या जो लिखी होती है उसे गुणनखंड कहते हैं। जैसे कोई अपन संख्या ले लें 6 को तुम कैसे लिख सकते हो? 2 गुणे 3 के रूप में लिख सकते हो। 6 को 2 गुणे 3 के 2 3 का होंगे, इसके लिए गुणनखंड होंगे ना। या इस तरीके से अपन परिभाषित कर सकते गुणनखंड ऐसी संख्याएं जो 6 से विभाजित है वो वह उसके गुणनखंड होते हैं। जैसे 6 से कौन कौन विभाजित है? 2 है, 3 भी है, 6 भी है, 1 भी है। जी भी इसके गुणनखंड होंगे, लेकिन जी इसके सभी गुणनखंड कहलाएंगे। मतलब 2 को भी इसमें भाग चले जाते, इसमें 3 को भी चले जाए, 6 को भी चले जाए, 1 को भी चले, तो जो के गुणनखंड होंगे। जोन संख्या से कट जाए, जोन संख्या जैसे संख्या 6 है, जब जिन जिन संख्या से कटेंगे वो वही के गुणनखंड होंगे, ठीक है। और इस तरीके से बोल सकते हैं जो ऐसी संख्या जिनको गुणा के रूप में लिखते हैं, ऐसी संख्या जिसको गुणा के रूप में लिखते थे वही का कहलाते हैं, उनके गुणनखंड कहलाते हैं। गुणनखंड जो 2 और 3 इसके मेन गुणनखंड है, ठीक है। और इनका गुणा करोगे तो 6 ही बन जाएगा, तो जे गुणनखंड होते हैं। अगर आप 20 के गुणनखंड पूछो तो 20 को कैसे करो? 2 गुणे जी, इनको आभाज्य संख्या लिखी रहती है तो इनको आभाज्य गुणनखंड बोला जाता है। अब वैसे अभी जिसके सब निकाले तो उसमें तो सब आ जाते हैं, भाज्य भाज्य आ जाता है, अभी उसके सभी गुणनखंड होते हैं, ठीक है। जैसे तुम इसके 20 के निकालोगे 2 गुणे 10, 2 गुणे 5 ऐसा आ जाएगा। तो इसमें जितने भी जो 2 गुणनखंड आए तो जिस संख्या है इनकी खासियत बात है कि अभाज्य है, क्या रहेंगे? अभाज्य गुणनखंड है। और अपन को इसमें इस पार्ट में जो गुणनखंड ऐसे लेने हैं जिनके वो अभाज्य होना चाहिए, बिल्कुल उनको दोबारा नहीं तोड़ सके, अखंडनीय होना चाहिए। यहाँ पर अभाज्य की जगह पर उसका नाम लिया गया अखंडनीय, मतलब उस संख्या को दोबारा ना खंडित किया जा सके, मतलब तोड़ा ना जाए दोबारा, अखंडनीय। तो इसमें दिया है वह शब्द अखंडनीय का मतलब होता है अखंडनीय। अखंडनीय का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों? यहाँ पर अखंडनीय का मतलब होता है कि उस संख्या दोबारा ना तोड़ सके। अब तुम्हारा 2 है तो 2 को दोबारा से तुम तोड़ नहीं सकते, 3 है तो 3 को दोबारा नहीं तोड़ सकते, इनको कौन कौन दोबारा। अगर आप तुम इसके सभी गुणनखंड 20 के सभी गुणनखंड कौन कौन हो जाए? 2 हो जाए, 4 भी हो जाए, 5 भी हो जाए, 5 भी हो जाए, और कौन हो जाए? 10 भी हो जाए, और कौन हो जाए? और क्या? 20 भी हो जाए और 1 भी हो जाए, मतलब जे इसके गुणनखंड हो जाए हैं। तो जे आपके इसके गुणनखंड है, तो जो जे इसके गुणनखंड तो भैया, और जो खंडनीय है अखंडनीय कौन कौन है? जो खंडित हो सका ना जो खंडित हो सका
न जो खंडित हो सकत, मतलब एक तो खंडित हो वो को कोई मतलब नहीं रहा। इसमें जे गुणनखंड अखंड खंडनीय है, मतलब जे दोबारा फिर टूट जाए, जे भी फिर टूट जाए, तो ऐसी दिक्कत है इनमें, ठीक है। बस जी होते तो अपन को इसमें आवाज गुणनखंड लेने पड़ते हैं। तो अपन इस तरीके से इनके गुणनखंड करते हैं। इसको ऐसा भी कर सकते हैं अपन लोग, ऐसा भी करते हैं कि 20 को ऐसा लिख दो, ऐसा तोड़ देते हैं, 2 एक कम 2 10 आ जाएगा, 2 से काटोगे 5 आ जाएगा, 5 से काटोगे 5 आ जाएगा। तो इनके गुणनखंड 20 के कितने आ गए भैया, 20 के आ गए आपके 2 गुणे 2 गुणे 5, ऐसे निकाल देते हैं अपन लोग, गुणनखंड करते हैं ना। तो जी कहलाते हैं गुणनखंड, जे 2 गुणनखंड 5 है इनके जी गुणनखंड। और जे बहुत आभाज्य गुणनखंड, इन्हीं को बोलते हैं अखंडनीय गुणनखंड भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। और ये आभाज्य गुणनखंड बोल दो या अखंडनीय बोल रहे हैं अपन, इसमें जैसे बीजक व्यंजक में ले भी तंगे अखंडनीय के रूप में ले, मतलब दूसरा आभाज्य संज्ञक के रूप में ले भी आभाज्य गुणनखंड के रूप में। वो आपने इससे पीछे पढ़ा था, 7वीं में पढ़े थे गुणनखंड, छोटे छोटे पढ़े थे, लेकिन 7वीं में पढ़े थे आपने गुणनखंड पढ़े थे, याद हो आपने पेड़ आरेख बनाकर बनाया था, पेड़ आरेख बनाओ करते पेड़ आरेख गुणनखंड का, जैसे आपका बीजीय व्यंजक, इसमें तो आपको बीजीय व्यंजक को गुणनखंड पढ़ना है ना, बीजीय। अब बीजीय व्यंजक तो आपने 7वीं में ही पढ़ा है, 6वीं में भी है शायद बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक किसमें आपको पढ़ने हैं, बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड है। तो आपको संख्या के गुणनखंड तो पता है कि भैया कैसे करना है, तो हमने जी आपको बात बता दी, समझा दी, ठीक है। संख्या वाले गुणनखंड हमने आपको बता दी। अब बीजीय व्यंजक के गुणनखंड और जान लो। अब बीजीय व्यंजक का होता है जो चारों चर राशियों से मिलकर पद बनते तो बीजीय व्यंजक। आपको बीजीय व्यंजक पहले ही पाठ पढ़ लो, तो बीजीय व्यंजक है 2x प्लस के 4 का, जिससे जी लिखा है 5x y, 5x लिखा मतलब 5x लिख दो। अब इसका 5x को गुणनखंड करें तो भैया कैसा कर रहे हैं, इसको 5x को गुणनखंड करें, इसको 5 गुणे x कर दो, मतलब 5 अलग कर दो, गुणा में लिख दो, जी गुणनखंड बताएंगे। मतलब इसको बीजीय व्यंजक गुणनखंड करना, अपने चर राशि को अलग करना, बीजीय व्यंजकों को अलग करना, तो उनको गुणा के रूप में लिख देंगे, वे क्या हो जाएंगे, गुणनखंड। तो यहाँ पर हमने चर को अलग कर दिया, चर को अलग कर दिया, इनके बीच में गुणा लगाते हैं, ये हो गए गुणनखंड, हो गए गुणनखंड, ऐसे तो गुणनखंड। अब और टूटते जैसे हम आपको दूसरा देते हैं 20x की घात 2, ऐसा होता। तो इसके तो हम 20 के क्या करते, बड़े आराम से गुणनखंड कर लेते, बहु पे कहीं पे भी 2 से काटते 10, 2 से काटते 5, 2 से कटते ना 5 से करते, तो कौन कौन आया, 2 गुणे 2 5 गुणे, ठीक है। और फिर x के करो, x में जितनी घात हो उसको उतनी वही लिख देते हैं, ठीक है। तो x को जितनी घात हो उतनी बार, x पर 2 घात है तो x को गुणा के रूप में 2 दे दो, तो गुणनखंड हो जाए। अब तुम ऐसे भी काट सकते हो, x को का इसमें भाग लगाओगे तो x का x बार में जाएगा तो 2 हो गए, फिर कि x का 1 x में 1 जाएगा तो क्या जाएगा, जी तो आ गए 2x आ गए ना। तो ऐसे ही आ जाते हैं, वैसे ही कर लें जैसे करो, ठीक है। और ये तो सीधे सीधे सीखना, जितनी घात होते बड़ा होता है। आपका आएगा 28 x की घात 4 y की घात 2, तो आप 28 के गुणनखंड करो, 28 के काटो से 2 से काटो 14, और 2 से काटो 7, और 7 से काटो फिर 1 आ जाए। तो 28 संख्या के गुणनखंड कैसे आ गया, 2 गुणे 2 7 गुणे, तो x की घात 4, x गुणा में कितने भी लिखो 4 बार, तो तुम्हारे जे गुणनखंड हो जाएंगे, जे तुम्हारे गुणनखंड हुआ ही है 2 बार लिख दो, तो जी ऐसे गुणनखंड हो। अब इसके इस तरीके से गुणनखंड तुम तो बना लो, लेकिन इसमें मेन है आपको 2-2 पद में देंगे, एक एक पद के गुणनखंड पूछ दें या सार गुणनखंड पूछ दे। आपने 6वीं में पढ़ा था सार गुणनखंड क्या होता है, तो ये भी पढ़े थे सार गुणनखंड। सार गुणनखंड मतलब जो दोनों में हो, जितने पद के गुणनखंड का जितना के गुणनखंड वो दोनों में उपस्थित तो वो कहलाते हैं सार गुणनखंड। जैसे हम ले लें एग्जाम्पल के तौर पे हमें बता रहे हैं अपन, जी तुम्हें गुणनखंड तो बता ही रहे, आगे की हमें गुणनखंड बता दें, गुणनखंड क्या जो भी तुम्हें पता था हमने, ठीक है। एक के बाद आपको गुणनखंड सार गुणनखंड, जैसे गुणनखंड निकाल, तो गुणनखंड निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे यहाँ पर आपको बताए हम आपको उदाहरण 1 बता रहे हैं, उदाहरण 1 है, उदाहरण 1 बता रहे हैं, आपका समझा दो लगा भी जाए, ठीक है। आपको समझा दो हमने गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड होता है जिन्हें गुणा के रूप में, चार बीच में 2 पद में भी हो, उन्हें गुणा के रूप में लिखने, अपना सीधे सीधे बात है, गुणनखंड होता है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है 12a² b, क्या लिखा 12a²
बी प्लस 15a, यहाँ इसमें है बी स्क्वायर। जे ई के टर्म से कह रहा है कि गुणनखंड कीजिए, कि गुणनखंड कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में कि एक क्वेश्चन जरूर आ रही है ई को, गुणनखंड कीजिए। एक जरूर 1 2 3 क्वेश्चन इनमें से पक्के समझो आए बहुत। एक तो आपके इसमें विभाजन है, तो विभाजन से गुणनखंड पूछा जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, आपसे ज्यादा कठिन ना पूछे, पूछे तो सरल क्वेश्चन आए। इनमें 12 स्क्वायर ए बी 15 प्लस के ए बी स्क्वायर के गुणनखंड करना है। अपने क्या करना है? गुणनखंड। तो भैया के गुणनखंड करने हमें इसको जी प्लस में लगा जी पूरा 2 पदों में, तो 2 पद के हमें गुणा के रूप में लिखने हैं। गुणनखंड का हो जब उनको गुणा के रूप में लिख तो भी गुणनखंड हो। मान में सीधी जा सोचने अपन हाँ कि ये गुणा के रूप में कैसे बना होता है। तो एक होती एक विधि होती है सार गुणनखंड लेकर, मतलब कॉमन लेकर के गुणा के रूप में लिख सके। हम इनमें से कॉमन लेना है उन्हें गुणा में लिखना दें। तो सार गुणनखंड कैसे निकालने हैं वो हम आपको बता दें। सार गुणनखंड निकाल के लाने आपका क्या करना है? जे इसको जैसा तय उतारना 12a स्क्वायर b प्लस के 15a और b स्क्वायर ऐसा करने आपका बराबर लगाना है। फिर इस वाले के गुणनखंड करने 12a के 12 के गुणनखंड करने आपका 12 के गुणनखंड करोगे 12 का करोगे तो कितना आएगा? 2 6 का 12 द्वितीय 6, ठीक है, 3 एकम 3। अभी बताते हैं सार गुणनखंड या कॉमन लेना क्या कहलाता है? 2 गुणे 2 3 हो गए। संख्या के गुणनखंड करना है, ए पे घात जितनी लगी उनको उतनी वही गुणा में लगा दो, गुणनखंड हो जाएंगे। तो ए पे घात 2 लगी तो ए को 2 दे गुणा में लिख दो तो ए के गुणनखंड हो गए। और बी का गुणा में लिख दो तो तुम्हारे बी के गुणनखंड हो गए। ये सब गुणा में लिख दे गुणनखंड हो गए। और प्लस और 15 की करो तो कितने आ जाए भैया? 15 के करोगे आप 15 को काटोगे 3 से 15 5 में 5 तो 3 5 आएगा तो 3 गुणे 5 हो जाएगा आपका। ए कितनी बार है? 1 बार। और गुणे कितने हो जाएगा? बी की घात 2, तो बी का कितने में लिखोगे? 2 दे गुणा में, ठीक है। अब सार का मतलब होता है सार जी होता है, सार का अर्थ क्या होता है? सार विधि, सार गुणनखंड विधि से गुणनखंड। सार का मतलब वो जितना को अपन गुणनखंड कर रहा है, जितने की गुणनखंड रहे, जितने के गुणनखंड कर रहे हैं, गुणनखंड कर रहे दोनों में उपस्थित होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए, दोनों में उपस्थित होना चाहिए, दोनों में ऐसा बोल सकते हैं अपन, दोनों में उपस्थित होना चाहिए। तो इस तरीके से सार क्या कहलाता है? इसी सार का दूसरा नाम होता है कॉमन। आपने कॉमन सुना होगा। कॉमन का मतलब ये होता है कि तुम में और हम में एक सी का चीज है कि अपन लोग एक सौ का करते हैं, कुछ अपन की हर का कुछ काम हो गई जो अपन एक साथ खेलते हैं या एक सी आपकी पसंद होगी, ये कहलाते हैं कॉमन चीजें। आपको इसमें सार्व का मतलब ही कॉमन होता है। सार्व का मतलब ये होता है कि सभी मतलब जितने की गुणनखंड करें उन दोनों में क्या कॉमन, उन 2 पदों में कौन सी चीजें एक से दिख रही हैं। तो आपके 2 पद कौन कौन से? तो 12 वाला पद है, एक 15 वाला पद। एक जी पूरा पद इतने तक है ना, इतने तक। इधर से एक दूसरा पद है। इन 2 पदों में एक सी कौन का दिख रहा अपना सारा मतलब कौन एक सी चीजें का है वे अपन कौन 12 निकाल लेंगे। जो अपना एक सी दिख रहा है 12 निकाल दें। देखो इसमें 2 है, इसमें 2 है ही नहीं है, तो इसमें 2 है ही नहीं है, 3 ई में है। देखो 3 दोनों में 3 ई में है, 3 हम 12 निकाल लो, 3 कॉमन था, 3 कॉमन था दोनों में था, दोनों से बाहर आ गए। क्या आ जाएगा? जब हमने 3 को बाहर निकाल दिया तो 3 इधर नहीं बचेगा, दोनों से बाहर चला गया, कुछ नहीं बचेगा। उधर क्या बचेगा? सिर्फ 1 बचेगा। 1 बचेगा मतलब 1 का कोई मतलब नहीं होता, गुणा में 1 लिखा हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। 1 निकल गया। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है? ए इसमें है, ए इसमें, तो ए भी 12 निकल गया अपना, ए भी 12 निकाल लिया। एक और ए है तो इसमें एक और ए है नहीं, यहाँ बी है तो भैया बी 12 निकल गया। एक बी में है, एक बी में है। अब और बी तो में एक बी और ही में है ही नहीं, और बी तो कॉमन थोड़ी दे सके। तुम्हारी में से एक ए निकाल गो, एक बी निकल गई, तो ई में से एक ए निकाल गो, एक बी निकल गई। ए निकाल लो 12 100 गुणा लगा दो, बी निकाली 100 गुणा लगा लो। जब हमने कॉमन लाओ तो हमें क्या करना है? कोष्टक लगाना है। कॉमन लाओ मतलब जे है कि कोष्टक लगाने इसे लगाने पड़े, कैसे जी अपनी अंदर फिर कहीं ना दोबारा चले जाए, मतलब अपनी में फिर भी दोबारा मिक्स ना हो जाए कि अपन कॉमन तो निकाल ले
12 रख ले तो 12 लगा के लगाने, पहले अपना चिन्ह लगाने के लिए हम 12 रखे, मतलब कोष्टक लगाने यहाँ है। अगर कोष्टक ना लगाओ तो चले तुम्हारे ये मिक्स हो जाए किसी दूर में, तो मिक्स ना हो जाए, मिलना जाए, इसे आप डर से कोष्टक लगा लो कि दोबारा ना घुसे आएंगे। तो कोष्टक लगा लो, जो कछु बचो तो वो फिर जन के तई अंधा देख दो। हमने कॉमन ले लिया, कौन कौन जो चिन्ह बनी है, जो कॉमन के हमने ले लिए सार, मतलब जो दोनों में उभरते थे, तो उनसे बाहर निकाल दिया। क्या क्या बचा था, 2 बचा था, गुणे 2 गुणे 2 गुणे, फिर ए बचा, ये तो निकल गया था बाहर, इसको इस वाले को निकाला था बाहर बनने, 2 गुणे 2 जो ए निकल गया, तो जो ए बचो तो 1 प्लस इसमें 5 बचा, इधर 5 के बाद ए निकल गया तो बी निकल गया, तो एक बी और बची थी, बस इतना बचा। अब इसमें आपको देखो कैसा आ गया, इसका गुणा करोगे तो इनको गुणा करोगे 3a भी आ जाएगा, गुणा करोगे तो इनको जाएगा तो 3a भी बन जाए, ठीक है। और इसका आ जाएगा 2 दूना 4a, और इसका आ जाएगा 5b। जे कहलाता भैया सार्वगुणनखंड विधि से लगाओ, सार्वगुणनखंड विधि या कॉमन लेवी से लगाना। कॉमन लेवी से अपन ने जो गुणनखंड निकालना है, का निकालना है, गुणनखंड का निकालना है, गुणनखंड करता है, कहता है कि गुणनखंड मतलब 3ab प्लस 3ab इंटू इधर का होता है गुणा, 3ab गुणा 4a प्लस के b। इस पूरे पद को हमने क्या लिख दिया, गुणा के रूप में बना दिए। 2 पद कौन कौन है, ये 3ab गुणा 4a प्लस के 5b आ चुका है, 2 गुणनखंड हुआ। तो इसको इनके गुणा लगा भी सकते हैं, इधर इंटू लगा दो, तो ये गुणा में लिखे रहते हैं, और जी आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको इनको करना है, गुणनखंड बनेगी नहीं, ऐसे बनो तो चाहिए। हम एक और बता रहे हैं आपको, उदाहरण है को 2 ही है, उदाहरण दूसरा जो और आपको बता दिया है, सार समझ में आ तो भैया अच्छी बात है। वही अगर आप डायरेक्ट लगाना तो एक तरीका बता दे हम, आप खाएं इतना बड़ा नहीं लगाना, तो देखो कैसे लगा सका। देखो आपका समझने तो पड़े है, अगर तुम दिमाग लगाओ इतना ही तो देख लो। देखो इसमें भाग क्या का जाता, 4 का भाग जाता नहीं, 4 का इसमें जाता, इसमें नहीं जाता, 3 का जाता, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 का जा रहा, तो मतलब दोनों में क्या कहा, 3, दोनों में कॉमन का है 3 बाहर। ए इसमें है, ए इसमें, तो दोनों में ए कहा तो ए 12 निकाल लो, बी में है तो बी में है, तो एक बी में है तो 12 बी निकाले, अंदर का बचो। हमने 3 12 निकालो, 3 चौके 12, तो अंदर का बचा 4, 4 3 12 निकाल दो, मतलब 4 12 में से 3 12 निकाले, तो 3 को भाग दो का बाहर निकालने का मतलब ये होता है कि 3 का भाग लगाया हमने, 3 का भाग 12 में दोगे तो 4 बचा तो हमने 4 लिख दिया। अब इसमें एक ए निकाला, मतलब ए का भाग दिया, तो एक ए बचेगा, 2 है ना इसमें, एक 12 निकाला तो एक बच जाए, और बी निकली नहीं है तो बी तो जाएंगे तो रहेगी बच्चे क्लास। फिर इसमें भी हमने 3 निकाला, 3 का भाग लगाएंगे, 5 बचेगा, 3 5 15, इसमें भी ए निकल गया तो कुछ नहीं बचेगा, इसमें 2 बी में से एक बी निकल गया, तो सॉरी गलत हो गया, इधर बी निकल गई थी, बी तो निकल गई, कुल बी बचने हैं ना, बी निकाली थी ना पर इसमें से बी निकाली थी, तो इसमें से एक बी बच जाएगी और आपका जी आंसर आ जाएगा। एक ही लाइन में करोगा भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो लोग गुणनखंड करेंगे, सार गुणनखंड लगाना, तो सार भी तो लग गई, अपन ने डायरेक्ट कॉमन ले ली, इसमें गुणनखंड करो फिर सार गुणनखंड लो, तो पहले तो अपन उसको गुणा के रूप में लिख दिया, गुणनखंड में लिख दिया, डायरेक्ट हमने यहाँ पे गुणनखंड कर ला मन में, और आपको कॉमन भी ले लें, ठीक है, यही कर लाता है, ऐसा भी लगा सकते हैं। आपको उदाहरण दूसरा कैसा लगाना जो अभी हम बता रहे हैं, बस आपको वीडियो देखने और पूरा देखो वीडियो, तो आपका समझ में जरूर आ जाए। और इसकी अगली क्लास में हम आपको क्या बताना है, प्रश्नावली 12.2 एक को बता दें, पहला एक को पहला लगा दें, बाकी आपका लगा लें, जो हमें पता है सब लगा दो। जो ना माने तो कमेंट कर देंगे, उदाहरण 2 और लगा दे रहा है, इसके बाद आपको प्रयास के क्वेश्चन लगाने हैं, उदाहरण 2 के बाद आपको लगाना है, हमें लगाना है, तो नीचे नीचे का प्रयास कीजिए, वो आप लोग लगा देना, ठीक है। तो पहले दूसरा है, बोलिए ना दूसरा कैसा है, दूसरा है आपका 10x² माइनस का है आपका 18x की घात 3, फिर प्लस है जो गुणनखंड सीख वो जरूरी है भैया, x की घात 4 की गुणनखंड कीजिए, का गुणनखंड कीजिए भैया, फिर आपका गुणनखंड करना है, सोचो। फिर अभी मैं देखो एक चीज सीखना अपन है, मैं सब रन में क्या देख रहा हूँ, देखो
सबसे पहली बात इनमें अपन कछु देखे ना तो तुम तंत्र मंत्र हाल के अपन निकाल लेने। इनमें सबसे पहले 2 को भाग तो जाता ही है, 2 को 5 10, 2 6 का 2 9 18, 2 7 14। इनमें 3 को जात, 3 को इनमें जात, 3 को इनमें जात है ना इनमें जात, तो 2 को तो 3 में जात, जी को भाग जाओ वही कॉमन निकाल लेने हैं। तो पहले तो हमें सुलगना पूरा जाए को 18x घात 3 प्लस के 14x की घात 4। अभी में 2 का भाग जा तो हमें 2 कॉमन मिलेगा, सबरन में है ना, तीनों पदों में कॉमन नहीं कैसे, जब तो गुणा बनेगा। हम गुणा कब बने, जब कोष्टक लगा, कोष्टक के बार संख्या लग जाए गुणा में हो जाता है, तो 2 बार लग गो तो कुछ संख्या का कॉमन लगे 2 बार लग गो। इमें 2 को भाग जात, इमें 2 को भाग जात, इमें 2 को 2 बार आएगा। इमें x की घात 2 हुई है, इमें भी x की घात 2 हुई है कि ना हुई है, कैसे में x घात 2 को भाग दे x घात 1 बच जाए, इमें भी x घात 2 को भाग दे x घात 2 बच जाए। तो इसमें x घात 2 में इमें भी x घात 2 है, इमें भी x घात 2। अब जैसे x घात 3 लिखा है, x घात 3 को अपन कैसे लिख सकते हैं, इसमें गुण घातांक नियम में पढ़ते हैं अपन लोग, गुण गुणा में घात जुड़ते हैं, x घात 3 में से घटा दो से x घात 2 गुणे इनटू ऐसे लिख सकते हैं। x घात 3 को अपन x घात 2 गुणे x घात 1 लिख सकते हैं, मतलब x घात 2 में भी है, और x घात 4 कैसे लिख सकते हैं अपन, x घात 2 गुणे x घात 2, मतलब x घात 2 में भी मिल जाए, दोनों में मिल जाए अपन, तीनों में का मिल जाए x घात 2 कॉमन मिल जाए, तो x की घात 2 कॉमन निकाल लाई, और कछु तो मिलत नहीं है, और सब छोड़ दो पछू मिला। 2 को भाग लगाओ, 2 5 से 10 से का बच्चे 5, बस सिर्फ इसमें से x की घात 2 चले जी, तो पूरा को पूरा चला गया। इसमें x की घात 2 थी, x की घात पूरी चली गई, मतलब x की घात 0 बचा, तो x की घात 0 बचा मतलब कुछ नहीं बचा वहां पर। अब इसमें से x की घात 3 थी, तो x की घात 2 चली गई, तो x की घात 1 बचा, और यहाँ पर 2 गया था, 2 निकला था, तो पहले तो क्या बचेगा, माइनस था, तो माइनस 2 9 18, मतलब 9 बच गया। इसमें 2 निकला था, तो 2 का भाग देंगे, निकला मतलब 2 का भाग लगाओगे, कितनी बार गया, 9 बार, मतलब 9 बचा है, 9 बचा है, तो क्या बचा संगे x की घात कितनी बची, 1, कैसे x की घात 2 निकली, इसमें से 3 है, 3 में से 2 घटे से 1 बचे, x की घात 1 बचा, 1 ही बचो, प्लस लगाया, फिर 2 का भाग इसमें दोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 7 14, 7 बचा। x की घात 4 में से x की घात 2 जाएगा, कितने बचेंगे, x की घात 2, तो जो तुम्हारा सीधा सीधा गुणनखंड हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अब तुमको ऐसा समझ में ना आ रहा है, कैसे ऐसे में तुम गलत तो कहना हुई है, लेकिन उनमें तुम गलत कर दो, लेकिन ऐसे में कहूँ गलत ना हुई है, डायरेक्ट हो जाए। अब तुम्हें ये सुनना बना तो भैया ऐसा करिए, कैसो ये कल की गुणनखंड के रूप में 10 के गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ 10 के यहाँ 2 गुणा 5 कितने होंगे, 2 गुणा 5, x के x कितने हो जाए, f गुणा x। देखो हमने जितने पद बताए थे 3 पद, तीनों पद में हम क्या करेंगे, 4 गुणनखंड, मतलब 3 पद में कॉमन लें तभी गुणनखंड बनेगा, ठीक है। जितने पद हो 4 हो तो 4 में कॉमन लेंगे, 3 हो तो 3 में, 5 हो 5 में, जितने पद हो उतने में। 1 2 3 थे, तो हमने पहले पद के गुणनखंड कर दे, फिर दूसरा में माइनस लगा, फिर इसकी करोगे तो 2 गुणे 3 आ जाएगा, तो इसके x कितने हो जाएंगे, 3 घात 3 भी, x को गुणा में लिख दिया हमने, ठीक है, लिख दिया। फिर आपका प्लस आ जाएगा, फिर आपके 14 है, 14 है थोड़ा सा 2 गुणा 7 के रूप में टूट जाए, x की घात 4 गुणे x की घात 2 गुणे x की घात गुणे 1 2 3 4 x का हमने गुणा में, ठीक है। अब ले लो भैया 3 पद है, ये तुम्हारे 3 पद है ना, तीनों में लेंगे हम, जहां तक तीनों हो तब तक कॉमन ले हैं अपन। ये जी हम क्या बना रहे थे, मतलब हमें पता चल रहा है कि हमारे ऐसे चलो पद कहा, मतलब हम इसमें कॉमन ले, कोई गलती न करे कि हम इसी का इसी में गुणनखंड कॉमन ले रहे हैं, मतलब हम ए को ए में ले लें तो गलती ना हो जाए, मतलब जो हमें जैसे कल इफेक्ट हमें जैसे चलो बैठे तो दूसरे में देखिए, जिन कि ए में अपन देखिए अपनी पाँव में काट लो, ठीक है, मतलब जेने के मतलब अपन नहीं बैठे तो अपनी हाथ में मसल दो काट के लग ए से चलने लगा, एते तो हमारी पाँव पर शुरू, इनको एते लो एते तो खुद को है, तो अपने में इन्हें काटो, दूसरों के में काट खाना है, ठीक है। तो दूसरे में से लेना अपन, सबसे पहले तो 2 ही में है, 2 ही में है कॉमन, 2 ही में, 3 में हो तब कहा है 4 गुणनखंड, 3 में हो तो वो का कहा 4 गुणनखंड, जितने में 3 में एक सी है, 2 3 में लिख रहा तो 4 गुणनखंड है, या कॉमन बोल दो, तो 2 निकाल दो बारे। अब 3 में क्या क्या दिख रहा है, एक एक्स जो मिल रहा, एक एक्स में है,
एक एक्स ई में है, ठीक है, एक एक्स 3 में है, तो हम इस पे गोला मार रहे हैं, एक एक्स अपर में है। लो अब एक एक्स ई में है, एक और एक्स ई में है, एक और एक्स ई। अब एक्स ई में तो और एन में तो दोनों में एक और मिल रहा है, लेकिन भाई साहब एन में नहीं मिल रहा है। जो तीनन में मिला भी कहा सार गुणनखंड। देखो इन तीनन में क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, एक्स एक्स मिल रहा है, 2 फिर एक्स एक्स मिल रहा है, तो जी का कहा है सार गुणनखंड कहा है ना। तो सारवही गुणनखंड अपन हम पा रहे निकालने। तो सार गुणनखंड कौन कौन है हमारे, इसमें 2 है, फिर एक्स है, फिर एक्स है। तो इनको गुणा के रूप में लिख लो पहले, तो फिर गुणा कर दें अपन, तो गुणा के लगा दो, कोई दिक्कत, गुणा लगा लो, फिर एक्स गुणे एक्स लगा दिया, फिर कोष्टक कर दिया, ठीक है। कोष्टक यहाँ पे भी गुणा ही होता है ना। फिर बचा क्या, जितने पे गोला नहीं लगा उनको सबको नीचे लिख दो। 5 को हम नीचे लिख दे रहे, ठीक है, 5 रह गया था हमारा, 5 लिख दिया था, फिर माइनस था तो माइनस, इसमें हमारा 3 गुणा 3 छूट गया, फिर इसमें x भी छूटा 1 प्लस, फिर इसमें क्या छूटा हमारा, क्या छूटा था, इसमें छूटा था 7, फिर छूटा था गुणे 2 x छूट गए थे, बाकी कोष्टक बंद कर दो। अब इनका गुणा करोगे तो 2 एकम 2 x हो जाएगा, x की घात गुणा में 1 घात जुड़ जाएगी तो कोते हो जाएंगे 2x की घात, या तो सीधा सीधा गिन लो भैया आ रहा कि 1x है तो 1x है तो 1 की घात कितनी हो जाएंगी 2। गुणा में घातें जोड़ते हैं तो गुणा में घातें जोड़ लें, 5 नहीं कितना ही, इनका गुणा करोगे 3 का 9, 9 में गुणा करोगे 9x आ जाएगा, फिर इनका गुणा करोगे 7 एकम 7 बचा कितना 7x स्क्वायर, गुणा में घाते जोड़ो नहीं, एक तक ही एक तक गुणा। आपका वैसे तो आगे मेरे भाई साहब आगे ना बिल्कुल ऐसा ही, तो ये तुम्हारे गुणनखंड हो गए 18x की घात 3 प्लस 14x की घात 4 की, ये गुणनखंड बन गए आपके। ऐसे गुणनखंड निकालने आपका ये अगला प्रयास कीजिए, ऐसे बिल्कुल इनको गुणनखंड करने आपका, इसी तरीके से गुणनखंड करने जो एक साथ देखे तीनों में कॉमन हो, एक सी चीज होते भी कहलाते हैं सार गुणनखंड। अगर आप लोग एक सी पहचान ले तो जैसे गोला लगाए तो ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन छोटा छोटा माना कि ज्यादा थोड़ा फैसला से लिख लेना, आपको करो कि गुद जाए गोदा गादी बस मसना करना, क्वेश्चन में आप लोग साफ सुथरे तरीके से लगाने हैं। अब ऐसे में तो तुम्हें पहचान में ज्यादा दिक्कत ना से है, वैसे अगर दिक्कत आए तो गोला मार दियो। अगर आप सब चूक हैं इसे गोला मान ले कि भैया छूट ना पाए, कौन भी छूट ना पाए, ऐसे में आप लोग कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो गोला लगाना तो बड़े समझदार से लगाना, समझदारी से लगाना कि किसी और में गलत ना लग जाए कि अधकारा लगा दो, फिर गोदबे के चांसेस नहीं रहते ना उतना, आप लगा दो गलत फिर हो जाए लफड़ा, तो भैया दंड तो बधाइए फिर, ठीक है। साफ सुथरा लगाओ, जितना होता अच्छे से लगाओ। और भैया नेक्स्ट पार्ट में मिले आपको, पार्ट 2 में ले आए प्रश्नावली 12.1 में मिले आपका अगले वीडियो में, और इस वीडियो में यहीं तक रहने देंगे। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो एक कमेंट करना प्यारा सा, और जिससे हमें पता चल जाएगा कि आपको समझ में आया था हमारा वीडियो। और मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय श्री राम।